हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का अध्याय 14 जो कि है श्वसन और गैसों का विनिमय। ओके, हमने इसका 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज हमें इसका 11th पार्ट यानी कि भाग 11। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उस लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक इस अध्याय का कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गैसों का परिवहन, वो भी स्पेसिफिकली ऑक्सीजन का। ठीक है, सबसे पहले गैसों का परिवहन का परिचय देखेंगे, फिर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का संबंध देखेंगे, देन ऑक्सीजन वियोजन चक्र यानी कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में जानेंगे, एंड देन लास्ट में हम कार्यात्मक महत्व पर चर्चा करेंगे, इसका फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले आता है गैसों का परिवहन परिचय। देखिए, परिवहन का माध्यम क्या होता है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे शरीर में, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से रक्त के द्वारा होता है। यदि हम शरीर को एक सिस्टम माने तो रक्त उसकी परिवहन व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो रक्त होती है उसकी एक तरह से आप कह सकते हो परिवहन व्यवस्था यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करता है। जैसे कि किसी शहर में बस या ट्रेन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, ठीक है, पहुंचाती है, उसी प्रकार रक्त क्या करती है, गैसों को शरीर के अलग अलग भागों तक ले जाता है। इस प्रकार में ये प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होता है उसमें लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक विशेष प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। इसके अलावा रक्त का तरल भाग यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो भी गैसों के परिवहन में भाग लेता है, लेकिन इसकी जो भूमिका होती है बहुत ही सीमित होती है। प्लाज्मा में गैसें जो होती हैं वो सीधे घुली हुई अवस्था में रहती हैं। इस प्रकार शरीर में गैसों का परिवहन एक ही तरीके से नहीं बल्कि अलग अलग रूपों में होता है, जिससे कि यह प्रक्रिया अधिक प्रभावी और संतुलित बनती है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के परिवहन में क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पर चर्चा करेंगे। ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। लगभग आप कह सकते हो 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवाहित होती है। इसे आप बहुत ही सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई स्पंज होता है, वो पानी को अपने अंदर सोख लेता है, उसी तरह हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों की जो कूपिकाओं होती हैं, ठीक है, उनमें एल्वियोलाई जो होती है उनमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और इस कारण ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। फिर यह ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और शेष बच गए 3%। तो लगभग 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में रहती है, लेकिन यह मात्रा कम होने के बावजूद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दाब जो है वो संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। जब रक्त ऊतकों तक पहुंचता है जहाँ की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है और यह ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचकर ऊर्जा उत्पादन यानी कि एटीपी निर्माण में उपयोग होती है। इस तरह ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो एक सतत, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस आप कह सकते हो, और नियंत्रित कंट्रोल्ड प्रक्रिया होती है जो कि शरीर के जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। इसको आप नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझोगी। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक जटिल तरीके से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में अपचयी क्रियाओं के दौरान उत्पन्न होती है और इसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है क्योंकि यह एक अपशिष्ट गैस है, वेस्ट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग बाइकार्बोनेट आयन के रूप में परिवाहित होता है। यह रूप सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रक्त में आसानी से घुलकर परिवहन किया जा सकता है। इसके अलावा लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में परिवाहित होती है। शेष बच गया 7% कार्बन डाइऑक्साइड, वो सीधे प्लाज्मा में घुली हुई रहती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग पैकेज में भेजता है ताकि उसका परिवहन अधिक प्रभावी हो सके, ठीक है, अधिक प्रभावी तरीके से हो सके। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचती है तो वहां से यह पुनः गैसीय रूप में बदलकर निश्वसन एक्सहेलेशन के दौरान बाहर निकल जाती है और इस पूरी प्रक्रिया के कारण शरीर में गैसों का जो संतुलन होता है वो बना रहता है और कोशिकाएं सही तरीके से कार्य कर पाती हैं। चलिए अब आते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। देखिए, हीमोग्लोबिन की संरचना के बारे में जानते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं
ठीक है। आरबीसी के भीतर पाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन की पूरी जिम्मेदारी संभालता है। इसका रंग लाल होता है और इसी कारण हमारा रक्त भी लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन की विशेषता यह होती है कि इसमें आप कह सकते हो आयरन, ठीक है, आयरन के तत्व उपस्थित होते हैं जो कि ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता प्रदान करता है। यदि हम इसे थोड़ा गहराई से समझें तो एक हीमोग्लोबिन अणु जो होता है वो 4 उप इकाइयों, ठीक है, उसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है और हम हर उप इकाई में एक हीम भाग होता है जिससे कि आयरन उपस्थित होता है, ठीक है, आयरन जो है वो रहता है। 4 हीम ग्रुप हो गया। यही जो आयरन ग्रुप होता है वो ऑक्सीजन को पकड़ता है। आप इसे कह सकते हो एक करियर मॉलिक्यूल या फिर एक मिनी ऑक्सीजन कैरियर, ठीक है, जो कि शरीर में घूम घूम कर ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, जैसे कि एनीमिया में हो जाता है ऐसा, तो ऑक्सीजन का परिवहन भी प्रभावित हो जाता है जिससे कि कमजोरी आती है, थकान महसूस होती है। ओके, अब आते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण किस प्रकार से होता है। ऑफकोर्स नाम से ही लग रहा है, ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन मिल जाता है। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों की कुपिकाओं यानी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस स्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन आसानी से रक्त में प्रवेश कर जाती है और हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। आप कह सकते हो कि यह एक उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है, जिसका अर्थ यह होता है कि यह जो बंधन है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, वो परिस्थिति के अनुसार बन भी सकता है और टूट भी सकता है। फेफड़ों में जहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होता है वो अधिक होता है, वहाँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मजबूती से बांध लेता है। लेकिन जब यही रक्त ऊतकों तक पहुँचता है जहाँ की ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पर यह बंधन जो होता है वो टूट जाता है और ऑक्सीजन कोशिकाओं को मिल जाती है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे कि कोई डिलीवरी बॉय होता है, वो गोदाम से सामान लेकर निकलता है। आप यहाँ पे फेफड़े को समझिए, ठीक है, वो वहाँ से निकला और फिर उसे सही पत्ते पर पहुँचाकर छोड़ देता है, यानी टिश्यूज़ में, ऊतक में। उसी तरह हीमोग्लोबिन आप यहाँ पे कह सकते हो कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर ऊतकों तक पहुँचाता है और वहाँ उसे रिलीज कर देता है। और यह पूरी प्रक्रिया शरीर में गैसों के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब देखिए ऑक्सीजन वहन क्षमता। हीमोग्लोबिन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी उच्च वहन क्षमता है। एक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं को एक साथ बांध सकता है। इसका मतलब है कि आरबीसी के अंदर हजारों हीमोग्लोबिन अणु मिलकर बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को परिवाहित कर सकते हैं। लेकिन यह क्षमता हमेशा पूरी तरह उपयोग में नहीं आती है, बल्कि शरीर की आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तब शरीर को कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन पूरी तरह संतृप्त नहीं होता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं या फिर कोई भारी कार्य करते हैं, तब शरीर की ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन अधिक ऑक्सीजन को बांधकर तेजी से ऊतकों तक पहुंचाता है। जैसे कि आप इसे ऐसे समझिए, जैसे कि बस में सीटें खाली भी हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर पूरी भर भी सकती है। उसी तरह हीमोग्लोबिन भी अपनी क्षमता को परिस्थिति के अनुसार उपयोग करता है। इस तरह हीमोग्लोबिन की जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी और उच्च क्षमता शरीर को विभिन्न परिस्थितियों में संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। वक्र का परिचय। कर्व आखिर होता क्या है? जब हम यह समझना चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन अलग अलग परिस्थितियों में कितनी ऑक्सीजन को पकड़ता है या छोड़ता है, तो हम एक ग्राफ का उपयोग करते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं ऑक्सीजन वियोजन वक्र। ठीक है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, और वाई एक्सिस पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति संतृप्ति HB सैचुरेशन दर्शाई जाती है। इस ग्राफ का आकार आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्राफ भी दिया हुआ होगा। हाँ, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ का आकार सीधी रेखा ना होकर आप देख सकते हो एस शेप्ड का होता है, ठीक है, जिसे सिग्मा भी बोलते हैं। इसका कारण यह होता है कि यह हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंधना जो होता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग के अनुसार होता है। जैसे ही एक ऑक्सीजन अणु जोड़ता है, बाकी ऑक्सीजन अणुओं का जोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे पहला हुआ तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। शुरुआत में जो होता है ऑक्सीजन का जुड़ना धीमा होता है, लेकिन जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है, आंशिक दाब बढ़ता है ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन तेजी से संतृप्त होने लगता है और अंत में सैचुरेशन लगभग स्थिर हो जाती है, जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो ग्राफ में।
ये जो ग्राफ है, कर्व है, हमें यह समझने में मदद करता है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन का व्यवहार कैसे कैसे बदलता है। ओके, चलिए अब आते हैं फेफड़ों में क्या स्थिति होती है, लंग्स में क्या कंडीशन है। फेफड़ों की कुपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब बहुत ज़्यादा होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं। ये सभी स्थितियां हीमोग्लोबिन के लिए अत्यंत अनुकूल होती है, जिससे कि वह आसानी से ऑक्सीजन को बांध लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ग्राफ में यह स्थिति वक्र के ऊपरी हिस्से यानी कि प्लेक्टिव रीजन को दर्शाती है, जहाँ की हीमोग्लोबिन लगभग पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि फेफड़ों में पहुँचने वाला रक्त लगभग अधिकतम ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर निकलता है। इसे एक सरल उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी होती है और यात्री उसमें चढ़ते हैं, उसी प्रकार फेफड़े भी वह स्थान है जहाँ ऑक्सीजन रक्त में चढ़ती है। यहाँ कोई कमी नहीं होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन पूरी क्षमता से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। अब नेक्स्ट देखिए उत्तकों में क्या स्थिति होती है, टिश्यूज में। उत्तकों में परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी होती है। यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है, क्योंकि कोशिकाएं लगातार ऑक्सीजन का उपयोग कर रही होती है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और तापमान अधिक होते हैं। ये सभी कारक मिलकर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग यानी डिसोसिएट करने में सहायता करते हैं। ग्राफ में आप देख सकते हो कि ग्राफ में जो मैंने दिखाया था, ये स्थिति कर्व के ढलान वाले हिस्से यानी स्टीप स्लोप रीजन को दर्शाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टीप स्लोप रीजन है वो यहाँ पे बता रहा है, जहाँ थोड़े से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में बदलाव से भी ऑक्सीजन का काफ़ी अधिक रिलीज हो जाता है। और यही कारण है कि उत्तकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है। जैसे कि कोई डिलीवरी बॉय सही जगह पर पहुंचकर सामान उतार देता है, उसी तरह हीमोग्लोबिन उत्तकों में पहुंचकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि शरीर अपने आप यह संतुलन बनाए रखता है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ऑक्सीजन छोड़ता है और जहाँ उपलब्धता अधिक है वहाँ उसे पकड़ता है। चलिए उत्तकों में स्थिति हो गई। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कार्यात्मक महत्व, फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रभावी वितरण। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत सुव्यवस्थित और कुशल प्रणाली है, जो कि फेफड़ों से लेकर शरीर के प्रत्येक ऊतक तक ऑक्सीजन को सही मात्रा में पहुंचाती है। जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन एकत्रित होती है, जहां से यह रक्त में प्रवेश करती है और हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। यह ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में भाग लेती है, जिससे कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। और यही ऊर्जा हमारे शरीर की हर क्रिया, जैसे कि चलना, बोलना, सोचना, यहाँ तक कि दिल की धड़कन, उसको भी संभव बनाती है। यदि यह वितरण प्रणाली ठीक से कार्य ना करे तो कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे कि ऊर्जा उत्पादन भी कम हो जाएगा और शरीर में थकान, कमजोरी, कार्य क्षमता में भी कमी आ सकती है। गंभीर स्थिति में यह जीवन के लिए भी खतरा बन सकता है। जैसे कि किसी शहर में बिजली की सप्लाई अगर हर घर तक सही से ना पहुंचे तो पूरा शहर प्रभावित हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का सही वितरण हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके, आप किसी भी चीज़ों को आप डेली लाइफ से रिलेट करके देखो तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आते हैं अनुकूल परिस्थितियाँ। ऑक्सीजन के परिवहन और वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह से शरीर के अंदर मौजूद भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और तापमान कम होते हैं। ये सभी स्थितियाँ हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए अनुकूल बनाती हैं। इसके विपरीत हम बात करें तो ऊतकों में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन तथा तापमान जो होते हैं वो अधिक होते हैं। ये जो स्थितियाँ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए अनुकूल होती हैं। ओके, आपको ये जो कंडीशंस हैं वो याद रखने हैं। इस प्रकार क्या होता है, शरीर में एक स्वचालित संतुलन यानी ऑटोमेटिक रेगुलेशन बना रहता है। जहाँ ऑक्सीजन अधिक उपलब्ध होती है वहाँ वह बनती है और जहाँ अधिक उसकी आवश्यकता होती है वहाँ वह मुक्त हो जाती है। यह पूरी प्रक्रिया किसी बाहरी नियंत्रण के बिना ही शरीर के अंदर अपने आप चलती रहती है, जो कि इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे कि पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, उसी तरह ऑक्सीजन भी अपने दाब के अनुसार उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है और सही स्थान पर पहुंचती है। आप देखिए मात्रात्मक तथ्य क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, जो कि आपको याद रखने हैं।
यानी कि अगर हम इस प्रक्रिया को संख्यात्मक रूप से समझें तो सामान्यतः 100 मिलीमीटर, ठीक है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन युक्त रक्त लगभग 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन ऊतकों को प्रदान करता है। पहली नज़र में यह मात्रा ऑफकोर्स कम लग सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह प्रक्रिया निरंतर होती है, कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, और यह मिनट लाखों बार रक्त शरीर में घूमता है, ठीक है, और हर मिनट जो होता है ना, लाखों बार रक्त जो होता है वो शरीर में घूमता है, ठीक है। यही आपको मेन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है और हर मिनट लाखों बार रक्त शरीर में घूमता है। इसका मतलब हुआ कि कुल मिलाकर शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लगातार मिलती रहती है, और यही कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता शरीर को सक्रिय और जीवित बनाए रखती है। जैसे कि किसी पौधे को आप एक बार में बहुत अधिक पानी देने के बजाय उसे नियमित अंतराल पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी दिया जाए तो वह बेहतर तरीके से बढ़ता है। उसी तरह शरीर को भी ऑक्सीजन लगातार ना दे के थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलती रहती है, जो कि उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है। ओके, चलिए अब आते हैं संक्षेपण, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा गैसों का परिवहन, उसका परिचय देखा, देन हमने हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बारे में जाना, फिर हमने ऑक्सीजन वियोजन चक्र के बारे में समझा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, देन कार्यात्मक महत्व यानी फंक्शनल सिग्निफिकेंस के बारे में देखा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।